हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू कवर द रिमेनिंग टॉपिक्स ऑफ योर चैप्टर नंबर 2 ऑफ सी इंटर ऑडिटिंग। तो देखिए समझते हैं। अब सबसे पहले देखिए, आप हमने पिछले दो वीडियो में कवर कर रखा है स्टूडेंट्स कि ऑडिट स्ट्रेटेजी इज बेसिकली सेटिंग दी स्कोप, टाइमिंग और डायरेक्शन ऑफ ऑडिट, यानी किसी भी ऑडिट का STD सेट करना कहलाता है ऑडिट स्ट्रेटेजी बनाना। तो ये बेसिकली एक स्ट्रक्चर होता है किसी भी ऑडिट का। और नेक्स्ट हमने पढ़ा था ऑडिट प्लान, यानी ऑडिट प्लान बनाना यानी नेचर, टाइमिंग और एक्सटेंट डिसाइड करना किसी भी रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर का SA 315 के हिसाब से। और फर्दर ऑडिट प्रोसीजर उसका डिसाइड करना वो जो SA 330 के हिसाब से। तो वो हो गया था हमारा ऑडिट प्लान। अब हमारा आज का टॉपिक है स्टूडेंट्स कि इन दोनों के बीच में, यानी ऑडिट स्ट्रेटेजी और ऑडिट प्लान के बीच में क्या रिलेशनशिप है। तो देखिए ये क्लोजली इंटर रिलेटेड है। ये तो हो गया उसका कीवर्ड, यानी जो ऑडिट स्ट्रेटेजी और ऑडिट प्लान होते हैं वो आपस में क्लोजली इंटर रिलेटेड होते हैं। अब कैसे होते हैं वो समझिए। क्योंकि जो ऑडिट स्ट्रेटेजी होती है वो सेट करती है ब्रॉड ओवरऑल अप्रोच, यानी एक ब्रॉड वे है, एक स्ट्रक्चर है। तो जो जो क्या डिसाइड करता है, डिटरमाइन करता है स्कोप, टाइमिंग, डायरेक्शन ऑफ द ऑडिट। अब ऑडिट प्लान क्या होता है? ऑडिट प्लान एड्रेस करता है दी वेरियस मैटर्स आइडेंटिफाइड, यानी जो इस स्ट्रक्चर में, जो इस ब्रॉड अप्रोच में जो मैटर्स हैं उसको टोटल उसको एड्रेस करता है, उसको डिस्क्राइब करता है ऑडिट प्लान। और जो ऑडिट प्लान डिस्क्राइब करता है हाउ ऑडिट स्ट्रेटेजी इज गोइंग टू बी इम्प्लीमेंटेड, यानी जो भी टॉपिक्स, जो भी हमने पॉइंट्स ऑडिट स्ट्रेटेजी में डिसाइड किए हैं वो एक्चुअल में प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कैसे होंगे। अब वो कैसे इंप्लीमेंट करता है? बाय डिस्क्राइबिंग, बाय डिटेलिंग, बाय इंक्लूडिंग द नेचर, क्या होगा ऑडिट प्रोसीजर्स का, टाइमिंग क्या होगा उन प्रोसीजर्स का, और कौन से ऑडिट प्रोसीजर स्टूडेंट्स, दो ऑडिट प्रोसीजर, रैप और फैप, यानी अपने रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर और फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, उनका नेचर, टाइमिंग और एक्सटेंट SA 315 और 330 के हिसाब से क्या होगा। तो ये सारी चीजें जो दी हुई होती है वो डिटेल्ड में ऑडिट प्लान में दी हुई होती है। तो ये ऑडिट स्ट्रेटेजी, अगर क्वेश्चन आता है कि इनका रिलेशनशिप क्या है, तो एक मेन कीवर्ड आपको ध्यान रखना है, क्लोजली इंटर रिलेटेड है। क्यों है अब वो समझिएगा। एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे स्टार्टिंग में अगर ऑडिटर ने ये ऑडिट स्ट्रेटेजी में उसने ये सेट किया कि जो उस एंटिटी के जो इंटरनल कंट्रोल है वो बहुत रॉबस्ट है, अच्छे हैं, तो इस बेसिस पे उसने अपनी सारी ऑडिट स्ट्रेटजी बना दी। लेकिन जब प्रैक्टिकली, जब वो एक्चुअल में ऑडिट परफॉर्म कर रहा था, तब उसको पता चला कि नहीं, इसमें तो कुछ गड़बड़ आ रही है। तो वो क्या करेगा? अपना ऑडिट प्लान तो चेंज करेगा ही करेगा, साथ के साथ अपनी पूरी की पूरी ऑडिट स्ट्रेटजी ही चेंज करेगा। क्यों? क्योंकि जो बेस है वो इंटरनल कंट्रोल ही उसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड तो थे, लेकिन उसको उतने रॉबस्ट, इतने ऑपरेटिव नहीं लग रहे थे। तो वो क्या करेगा? अपनी ऑडिट स्ट्रेटेजी भी चेंज करेगा और उस अकॉर्डिंग अपना ऑडिट प्लान वापस से बनाएगा, बाय पेइंग अटेंशन टू द इंटरनल कंट्रोल्स, कितने हद तक वो ऑपरेटिव हैं, कितने हद तक उसके ऊपर रिलाई किया जा सकता है। तो ये हो गया इसका मेन अपना पॉइंट, हो गया क्लोजली इंटर रिलेटेड है। अब आगे समझते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, चेंजेस टू दी प्लानिंग डिसीजंस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट। तो इसमें एक क्वेश्चन बन सकता है कि जैसे ऑडिटर ने कोई ऑडिट प्लान बना दिया, तो क्या वो उसको चेंज कर सकता है? तो हाँ, बिल्कुल चेंज कर सकता है। तो इसमें आपको कीवर्ड्स ध्यान में रखने हैं, कब कब चेंज कर सकता है। एज अ रिजल्ट ऑफ अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स, यानी कुछ अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स हो गए, है ना, जैसे कुछ रिलेटेड पार्टी, कुछ ट्रांजेक्शन उसके सामने आ गए, या फिर कुछ नया, कुछ लीगल सूट उसके सामने आ गया। चेंजेस इन कंडीशन, यानी कुछ कंडीशन चेंज हो गई, है ना, ऑडिट की। या फिर कुछ ऐसा ऑडिट एविडेंस मिला ऑडिटर को जो उसको मॉडिफाई करने पे मजबूर कर देगा कि भाई हाँ, मेरे को कुछ ऐसा ऑडिट एविडेंस मिल गया है जिसके बेसिस पे उसको और डिटेल में चेंज करना पड़ेगा और डिटेल में उसको ऑडिट करनी पड़ेगी। तो क्या हो गया, अपना कंडीशन चेंज हो गई, कुछ इवेंट्स ने अनएक्सपेक्टेड इवेंट आ गए, या फिर कुछ ऐसा ऑडिट एविडेंस मिला फ्रॉम द रिजल्ट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, जिसके बेसिस पे उसको लगता है कि उसको पूरा का पूरा ऑडिट स्ट्रेटेजी और ऑडिट प्लान पूरा का पूरा मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो ये हो गया ECE, यानी कुछ इवेंट्स मिल गए उसको अनएक्सपेक्टेड, कुछ कंडीशंस ऐसी हो गई, या फिर कुछ ऐसे ऑडिट एविडेंस मिल गए। देयर बाय रिजल्टिंग प्लान्ड नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट, जो भी उसने और जो भी फर्दर ऑडिट प्रोसीजर डिसाइड किए थे, उसके बेसिस पे वो अपनी ना पूरा रिवाइज करेगा। जितने भी उसने रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर डिसाइड किए थे, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर डिसाइड किए थे, तो वो उसको पूरा का पूरा रिवाइज करेगा। तो इसमें क्या हो गया अपने कीवर्ड्स, अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स अगर कुछ हैं, कुछ ऐसी कंडीशंस ऑडिटर को मिली है, या फिर कुछ ऐसे कुछ ऑडिट एविडेंस उसको ड्यूरिंग दी ऑडिट मिले हैं, तो उस बेसिस पे वो बिल्कुल अपना ऑडिट प्लान चेंज कर सकता है, ऑडिट स्ट्रेटेजी भी चेंज कर सकता है। अब देखिए ना स्टूडेंट्स, अब तीसरा इसका मेन पॉइंट है चैप्टर नंबर 2 का आपका है, हमने ऑडिट स्ट्रेटेजी समझ ली, ऑडिट प्लान समझ लिया, उनका आपस में को रिलेशन समझ लिया, रिलेशनशिप समझ लिया। अब हम देखते हैं ऑडिट प्रोग्राम क्या है। तो देखिए इसका मैंने इमेज भी डाला हुआ है। तो अब देखिए, ऑडिट प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ वेरिफिकेशन प्रोसीजर, यानी क्या क्या वेरिफिकेशन करनी है, यानी जो भी आपने ऑडिट प्लान बनाया है, ऑडिट स्ट्रेटेजी बनाई है, तो उसमें क्या क्या मैटर्स डाले हैं, तो वो मैटर्स जो भी हैं उसको प्रॉपरली प्रैक्टिकली चेक करना कैसे है, तो वो सीरीज ऑफ वेरिफिकेशन प्रोसीजर क्या क्या अपनाना है। अब देखिए इस इमेज से आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। जैसे ये सेल्स को कैसे चेक करना है, तो वाउच द फ्यू सेल्स इनवॉइस ले लिया उसने, उसको उनको जो भी इनवॉइस लिए थे उसको बुक्स ऑफ अकाउंट से कैसे चेक करना है, और उसको पर्टिकुलर इनवॉइस को ई वे बिल पोर्टल से कैसे चेक करना है। तो ये उन्होंने सीरीज ऑफ स्टेप यानी वेरिफिकेशन प्रोसीजर क्या लेने हैं,
तो ये बिल्कुल ऑडिट प्रोग्राम बताता है। टू बी अप्लाइड टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड द अकाउंट्स ऑफ अ गिवन एंटिटी, यानी जो भी वेरिफिकेशन आपको प्रोसीजर लगाने हैं उसकी सीरीज क्या है, उसकी लिस्ट क्या है उस वेरिफिकेशन प्रोसीजर की, for the purpose of obtaining sufficient evidence to enable the auditor to express an informed opinion on the financial statement। यानी बेसिकली इन शॉर्ट अपना ऑडिट प्रोग्राम क्या होता है स्टूडेंट्स, एक सीरीज अ लिस्ट ऑफ वेरिफिकेशन प्रोसीजर, यानी पर्टिकुलर जैसे सेल्स चेक करनी है, परचेज चेक करनी है, कैश चेक करना है, स्टॉक आपको वेरीफाई करना है, फिजिकली वेरिफिकेशन करनी है स्टॉक की, तो उसके लिए आप सीरीज ऑफ लिस्ट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर तो कुछ अपनाओगे, तो वो उसकी सीरीज ऑफ वेरिफिकेशन प्रोसीजर जो होती है वो ऑडिट प्रोग्राम कहलाती है, जो कि ऑडिटर अप्लाई करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे और जो भी अकाउंट्स होते हैं एंटिटी पे, किस पर्पस के लिए, फॉर द पर्पस ऑफ ऑब्टेनिंग सफिशिएंट एविडेंस उसको मिल जाए ताकि वो अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ओपिनियन फॉर्म कर पाए। तो ये होता है हमारा मीनिंग ऑफ ऑडिट प्रोग्राम। अब देखिए स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, अब ध्यान से समझिएगा इसको। अब जैसे हमने पिछली स्लाइड में देखा था स्टूडेंट्स कि जो ऑडिट प्रोग्राम होता है उसमें एक सीरीज है ना, एक लिस्ट ऑफ वेरिफिकेशन प्रोसीजर वो आपने दे दी, जो भी आपकी ऑडिट एंगेजमेंट टीम है उसको आपने पकड़ा दी कि ये आपको इस अकॉर्डिंग आगे प्रोसीड करना है। लेकिन अब क्या होता है, कई बार जो असिस्टेंट होते हैं या जो न्यूली आर्टिकल्स होते हैं तो वो उसी में रिजिड हो जाते हैं कि जैसे फॉर एग्जाम्पल 5 नंबर ऑफ स्टेप लिखे हुए हैं कि सेल्स आपको इतनी 5 पॉइंट में आपको टिक करनी है कि आपने ये चेक कर लिया, ये चेक कर लिया, ये चेक कर लिया। तो ड्यूरिंग दी ऑडिट उनके पास कोई इंपॉर्टेंट एविडेंस आता भी है, कोई सिचुएशन आती भी है तो उसको इग्नोर करते हैं। क्यों इग्नोर करते हैं? क्योंकि इस वो ऑडिट प्रोग्राम में लिखा हुआ नहीं होता है। तो उसी के ऊपर ये पॉइंट दिया हुआ है स्टूडेंट्स कि जो भी असिस्टेंट होता है तो उसको थ्रू आउट दी ऑडिट अपना ओपन माइंड रखना पड़ता है, टू कीप एन ओपन माइंड। तो यानी जो, अब देखिए इसको समझिए कैसे लिखा हुआ है, द असिस्टेंट एंगेज इन द जॉब शुड बी इनकरेज, यानी जो सीनियर पार्टनर है या जो एंगेजमेंट पार्टनर है उसको, जो असिस्टेंट है जो आर्टिकल से, उनको इंकरेज करना पड़ेगा टू कीप एन ओपन माइंड बियॉन्ड द ऑडिट प्रोग्राम गिवन टू हिम। यानी जो भी उसको ये ऑडिट प्रोग्राम दिया हुआ है उसके अलावा भी उसको बिल्कुल अपना ओपन माइंड रखना पड़ेगा, अलर्ट रहना पड़ेगा टू दी चेंज सिचुएशन। क्योंकि क्लाइंट अलग है तो उसकी पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि उसमें कुछ नया एरिया आ गया उस पर्टिकुलर असिस्टेंट के सामने, तो उसको बिल्कुल थ्रू आउट दी ऑडिट अलर्ट रहना पड़ेगा। ही शुड बी इंस्ट्रक्टेड, यानी उसको पहले तो इंकरेज किया जाना चाहिए कि वो अपना ओपन माइंड रखे, और उसको इंस्ट्रक्शन इस अकॉर्डिंग दिए जाने चाहिए कि उसको नोटिंग करनी है, रिपोर्टिंग करनी है सिग्निफिकेंट मैटर्स की, जो भी उसके नोटिस में आते हैं, टू हिज सीनियर, किसको बताना है, उसके सीनियर्स को बताना है, एंगेजमेंट पार्टनर को बताना है, या कोई प्रोप्राइटरशिप फर्म है यानी सीए की फर्म है तो उनको वो बताना है, जो भी उसको इंपॉर्टेंट है ना सिग्निफिकेंट मैटर ड्यूरिंग द ऑडिट उसके सामने आते हैं, तो उनको ऐसे इंकरेज करना है अपने आर्टिकल्स को, अपने असिस्टेंट्स को, किसको, ऑडिट एंगेजमेंट टीम के सीनियर्स को, कि जो भी वो आर्टिकल्स हैं, असिस्टेंट हैं, वो थ्रू आउट दी ऑडिट अपना ओपन माइंड रखें, ताकि जो भी नई चीजें हैं, सिग्निफिकेंट मैटर्स है, उनको नोट कर सके और साथ के साथ रिपोर्टिंग कर सके उनको, उन मैटर्स की अपने सीनियर्स को। तो ये केस स्टडी के फॉर्म में पूछा जा सकता है, तो ध्यान से समझिएगा इसको। अब नेक्स्ट देखिए एक्चुअल में कंस्ट्रक्ट कैसे होता है अपना ऑडिट प्रोग्राम। तो सबसे पहले इसमें है स्टे विद इन दी स्कोप एंड लिमिटेशंस। अब इसमें स्कोप और लिमिटेशन का मतलब ये है स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर नंबर 1 में आपने पढ़ा हुआ होगा कि ऑडिट जो है वो इन्वेस्टिगेशन नहीं है ना, ये एक एग्जामिनेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। तो जो भी स्कोप है उसका, जो स्कोप लिमिटेड होगा ना टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की चेकिंग तक, उसके एग्जामिनेशन तक, आपको इन्वेस्टिगेशन तक नहीं पहुंचना है। तो ऑडिटर को अपने स्कोप में रह के ही ऑडिट प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट है इसमें रिटिन होना चाहिए ऑडिट प्रोग्राम। ऑब्वियसली हमने अभी पिछला भी पढ़ा कि वेरिफिकेशन, जो भी आपकी लिस्ट सीरीज ऑफ वेरिफिकेशन प्रोसीजर है तो वो रिटिन में होनी चाहिए, तभी तो कोई असिस्टेंट उसको फॉलो कर पाएगा। आपने वर्बली बता दिया तो वो उसका कोई सेंस नहीं रहेगा क्योंकि भूल जाएंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट है डिटरमाइन द एविडेंसेस रीजनेबली अवेलेबल एंड आइडेंटिफाई द बेस्ट एविडेंस, वेरी इंपॉर्टेंट। अब जैसे सेल्स को चेक करने के लिए उसमें लिखा हुआ था कि आपको ई वे बिल की पोर्टल से भी देखना है, आप है ना डेटर्स से एक्सटर्नल कंफर्मेशन भी ले सकते हैं, इनवॉइसेस से भी चेक कर सकते हैं। तो पर्टिकुलरली आप एक भी ट्रांजेक्शन को मल्टीपल तरीके से चेक कर सकते हैं, मल्टीपल ऑडिट एविडेंस उसके लिए गैदर कर सकते हैं। तो और इसमें ऑडिट प्रोग्राम बनाने टाइम आपको ये देखना है कि जितने भी आप ऑडिट प्रोसीजर अपना रहे हैं उससे जो ऑडिट एविडेंस मिल रहे हैं, तो ऑडिटर को उसमें से सबसे बेस्ट ऑडिट एविडेंस सेलेक्ट करना है और उसको आपस में उसको कोरोबोरेट करना है टू दी अदर ऑडिट एविडेंस। तो डिटरमाइन करना है कि इस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन के लिए सबसे बेस्ट ऑडिट एविडेंस कौन सा है और उसके ऊपर रिलाई करके आगे प्रोसीड करना है। नेक्स्ट है अप्लाई ओनली दोस स्टेप विच आर यूजफुल इन अकम्प्लिशिंग द वेरिफिकेशन पर्पस। अब ये देखिए इसका मतलब केवल वही स्टेप करने हैं। अब जैसे अगर आपको किसी बिल्डिंग की एग्जिस्टेंस, यानी बिल्डिंग एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है, तो उसके लिए कौन सा स्टेप करना है, फिजिकल वेरिफिकेशन करनी है, आपको जाके चेक करना पड़ेगा कि वो बिल्डिंग, वो प्रॉपर्टी जो कंपनी ने, एंटिटी ने अपने नाम पे बताई है वो एग्जिस्ट करती भी है कि नहीं करती है। तो इसमें हो गया कि उसकी फिजिकल वेरिफिकेशन। वेयर
अगर आपको ये चेक करना है कि बिल्डिंग है तो सही, दिख तो रही है, ऑडिटर ने फिजिकली वेरीफाई भी कर दी, क्या वो कंपनी के नाम पर ही है, क्या वो एंटिटी के नाम पर ही है क्या, तो इसमें क्या होगा, टाइटल डीड्स देखनी पड़ेगी, उसको इंस्पेक्शन करना पड़ेगा, इंस्पेक्शन ऑफ द टाइटल डीड्स। तो यानी केवल वही स्टेप ऑडिटर को लेने हैं जो उसके अकम्पलिशमेंट, यानी जो उसको पता लगाना है, या अगर तो उसको एग्जिस्टेंस का पता लगाना है कि बिल्डिंग एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है, तो वो फिजिकली वेरीफाई करेगा। और वेयर अगर उसको ओनरशिप का पता लगाना है तो वो इंस्पेक्शन करेगा। तो क्या स्टेप लेना है, तो वो ऑडिटर को इसमें देखना पड़ेगा कि उसको पता क्या लगाना है। अब नेक्स्ट देखिए, इंक्लूड द ऑडिट ऑब्जेक्टिव फॉर ईच एरिया, वही है कि क्या उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, पहले से ही उसको डिसाइड करना पड़ेगा, उस अकॉर्डिंग उसको अपना ऑडिट प्रोग्राम सेट करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। कंसीडर ऑल दी पॉसिबिलिटीज ऑफ एरर, तो ये तो है ही कि कहाँ पे क्या गलती हो सकती है इनवॉइस बनाने में या पर्टिकुलर प्रोसीजर में, परचेज ऑर्डर बनाने में, तो कहाँ पे क्या गलती हो सकती है, किस स्टाफ से किस लेवल तक उनकी कॉम्पिटेंसीज क्या है, कहाँ पे क्या गलती हो सकती है, कोई नया स्टाफ है तो सॉफ्टवेयर में गलती हो सकती है, तो नंबर ऑफ एरर्स जो भी हो सकती है वो सबकी सब उसकी पॉसिबिलिटी ऑडिटर को ध्यान में रख के ऑडिट प्रोग्राम बनाना चाहिए। नेक्स्ट है, कोऑर्डिनेट दी प्रोसीजर्स टू बी अप्लाइड टू दी रिलेटेड आइटम, वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए इसको समझिए लास्ट वाले पॉइंट को। अब जैसे फिक्स्ड असेट्स स्टूडेंट्स, अब फिक्स्ड असेट्स में आप तो एक चेक करोगे, ओपनिंग बैलेंस चेक करोगे है ना, और क्लोजिंग बैलेंस कुछ परचेज वगैरह हुआ, इसके साथ साथ आप डेप्रिसिएशन भी तो चेक करोगे। अब ये जो फिक्स्ड असेट्स में भी आपका डेप्रिसिएशन वाला पॉइंट आएगा है ना, और आपने किसी फॉर एग्जांपल किसी दूसरे आर्टिकल को पी&ल के आइटम्स चेक करने के लिए कहा है, तो पी&ल के आइटम्स में भी डेप्रिसिएशन का स्टेप आएगा ही आएगा। तो दोनों ही पॉइंट्स, फिक्स्ड असेट्स वाले आर्टिकल के पास भी डेप्रिसिएशन का पॉइंट आएगा, और जिसको आपने पी&ल चेक करने के लिए कहा है उसके पास भी डेप्रिसिएशन का पॉइंट आ गया। तो वही इसमें बताया गया है कि कोऑर्डिनेट करो, तो ये हो गया डेप्रिसिएशन पे हो गई डबल वर्किंग। तो इसमें ये आपस में आप उनको ऑडिट प्रोसीजर जो भी अप्लाई गए हैं उसमें अपनाए गए हैं उसमें कोऑर्डिनेशन करना जरूरी है, ताकि डुप्लीकेशन ऑफ द प्रोसेस नहीं हो, क्योंकि जो रिलेटेड आइटम है ना, डेप्रिसिएशन फिक्स्ड एसेट से भी रिलेट करता है, डेप्रिसिएशन पी&ल से भी रिलेट करता है। तो ये हो गया स्टूडेंट्स हमारा कंस्ट्रक्शन ऑफ द ऑडिट प्रोग्राम। अब देखिए नेक्स्ट, ऑडिट प्रोग्राम के एडवांटेजेस क्या क्या है। ये असिस्ट करता है, तो सबसे पहला है असिस्ट करता है इन कैरिंग आउट दी ऑडिट, क्योंकि क्या होता है इसमें क्लियर स्टेप लिखे हुए होते हैं है ना, इस पर्टिकुलर आर्टिकल को हमने ये पकड़ा दिया, सेल्स चेक करने के लिए दे दी, तो उसके नंबर ऑफ स्टेप वो चेक कर लेगा, और आगे हमने देखा था वो अपने सिग्नेचर भी करेगा, अपने नाम भी लगाएगा, अपने ना इनिशियल भी करेगा कि ये मैंने नंबर ऑफ प्रोसीजर इस आर्टिकल ने ना और इस एक्सटेंट तक उसने चेक किया है। तो ये असिस्ट करता है। एसेंशियल फॉर द मेजर ऑडिट यानी जो भी बड़े एरियाज है उसमें टैक्स प्रॉपर्ली चेक हो गया कि नहीं हो गया है ना, स्टॉक प्रॉपर्ली वेरीफाई हो गया कि नहीं हो गया, और नंबर ऑफ अदर प्रोसीजर, फिक्स्ड एसेट्स हो गए उनका फिजिकल वेरिफिकेशन हो गया। तो जितने भी मेजर ऑडिट्स में है तो उसको बिल्कुल ना एक वेरिफिकेशन स्टेप आ गया है ना, पूरा प्रोवाइड करवा दिया जाता है, जिससे कि आसानी हो जाती है कि नंबर ऑफ आइटम्स प्रॉपर्ली चेक हो गए हैं, कोऑर्डिनेशन आसान हो जाता है। नेक्स्ट थर्ड इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, अकाउंटेबिलिटी। क्यों? क्योंकि उसमें इनिशियल करने होते हैं, जो भी पर्सन, जो भी असिस्टेंट है, कोई सीनियर ऑडिटर है, जो भी वो काम कर रहा है उसको आगे अपने इनिशियल करने पड़ते हैं कि ये पर्टिकुलर एरिया इस पर्सन ने चेक किया है, तो अकाउंटेबिलिटी असाइन हो जाती है। नेक्स्ट है फैसिलिटेट एज एन गाइड फॉर द ऑडिट टू बी कैरीड आउट इन दी सक्सेडिंग ईयर। जैसे पिछले साल में ऑडिट प्रोग्राम जो बना हुआ था, तो उसी को ध्यान में रखते हुए अगले साल की ऑडिट का ना ऑडिट प्रोग्राम बना सकते हैं, तो एक तरीके से गाइडेंस हो जाती है कि हाँ पिछले साल हमने ये प्रोसीजर्स लिए थे, कुछ मॉडिफाई करके नए हमने आगे ये प्रोवाइड करवाए हैं, तो एक गाइडेंस मिल जाती है। सर्व्स एज एविडेंस, वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन हमारे एविडेंस की तरह होते हैं, तो वैसे ही एक एविडेंस की तरह होता है कि ऑडिटर ने बिल्कुल नेग्लिजेंस नहीं की है और अच्छी तरीके से उसने ऑडिट की है, तो वो ऑडिट अपना प्रोग्राम आगे एविडेंस की तरह प्रूव कर सकता है। अगर उसके पास कोई इंक्वायरी आती है कि क्या प्रूव करने के लिए कि उसने कोई भी नेग्लिजेंस नहीं की है, उसने बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से ऑडिट कंडक्ट की है। तो ये तो हो गए एडवांटेजेस। अब डिसएडवांटेजेस क्या हो गए, वर्क में बिकम मैकेनिकल। क्यों? क्योंकि सीरीज ऑफ वेरिफिकेशन स्टेप्स आते हैं कि नंबर ऑफ एक के बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है, तो एक मैकेनिज्म बन जाता है, तो बोरिंग हो जाता है वो। द प्रोग्राम ऑफर टेंड टू बिकम रिजिड, है ना, रिजिड हो गया, इनफ्लेक्सिबल हो गया, क्योंकि आपको पता है 10 स्टेप अगर सेल्स के लिए करने हैं, 8 स्टेप परचेज के लिए करने हैं, तो एक तरह से रिजिड इनफ्लेक्सिबल हो गया। थर्ड है बिजनेस में चेंज। अब जैसे बिना लास्ट ईयर कुछ नंबर ऑफ स्टाफ अलग था, उनकी कॉम्पिटेंसीज अलग थी, उसके बिजनेस के ऑपरेशंस कुछ अलग हो सकते हैं, कुछ उसमें एफिशिएंसी आ सकती है, इंटरनल कंट्रोल में लास्ट ईयर डेफिशिएंसी थी तो इस बार एफिशिएंट हो गए होंगे, या फिर वाइसा वर्सा। तो यानी बिजनेस तो चेंज होता रहता है, उसका स्टाफ भी चेंज होता रहता है, तो लेकिन जो प्रोग्राम अगर प्रॉपरली आपने उसको अपडेट नहीं किया है, तो ओल्ड प्रोग्राम स्टिल भी कैरी, अगर वही कैरी हो रहा है तो डिसएडवांटेजेस बन जाएगा इसका। और नेक्स्ट है इनएफिशिएंट असिस्टेंट्स।
मे टेक शेल्टर बिहाइंड द प्रोग्राम। जैसे हमने पढ़ा था असिस्टेंट को थ्रू आउट दी ना ऑडिट अपना ओपन माइंड रखना पड़ेगा। तो अगर कोई ऐसा असिस्टेंट है या कोई न्यू आर्टिकल है जो इनएफिशिएंट है, तो क्या वो बचेगा कि इसमें तो लिखा हुआ ही नहीं था इसलिए मैंने किया ही नहीं, तो उसको शेल्टर मिल जाएगा, यानी उसको एक एक्सक्यूज मिल जाएगा कि ये पॉइंट तो इसमें चेक करने के लिए लिखा हुआ ही नहीं था इसलिए मैंने नहीं किया। तो ये डिसएडवांटेजेस हो जाएगा। A hard and fast audit program may kill the initiative of the efficient and enterprising assistant। अब जैसे क्या होगा, जैसे अगर आपने इसमें हमने पिछले लास्ट स्लाइड में भी पढ़ा स्टूडेंट्स कि अन्य जो ऑडिट एंगेजमेंट पार्टनर है, जो सीनियर पार्टनर्स है, उनको इंकरेज करना पड़ेगा असिस्टेंट्स को, उनको इस तरीके से गाइड करना पड़ेगा कि वो अपना ओपन माइंड रखें। अगर उनको प्रॉपर गाइडेंस ही नहीं मिलेगी तो क्या होगा, उनका इनिशिएटिव किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको ऐसा लगेगा कि अगर इसमें 10 पॉइंट लिखे हुए हैं तो मुझे 10 ही चेक करने हैं, मुझे आगे वो चाहते हुए भी नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिली है, उसको इंकरेज नहीं किया गया है कि आपको अपना ओपन माइंड रखना है, जो भी उसको नए सिग्निफिकेंट मैटर करने मिले हैं उसको रिपोर्टिंग करनी है। तो अगर ऐसा प्रॉपर गाइडेंस के अभाव में क्या होगा, उसका इनिशिएटिव किल हो जाएगा, वो प्रॉपरली आगे जो भी उसको सिग्निफिकेंट मैटर मिले वो रिपोर्ट ही नहीं कर पाएगा। तो ये डिसएडवांटेजेस में आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा टॉपिक फॉर द चैप्टर नंबर 2। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।